Hello friends, welcome to Soros Chess Classes. Today in this video, I'll be talking about how to read comprehensions. Yes my friends, in examinations, comprehensions play a very important role. हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो हमें कहते हैं कि हमें कम्प्रीहेंशंस पढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो जाते हैं या हमें कम्प्रीहेंशन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाते हैं. इट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू सॉल्व दिस. और उनका कंप्लेन रहता है कि इसकी वजह से या कम्प्रीहेंशन सॉल्व करने की वजह से हमारे कुछ और क्वेश्चंस रह जाते हैं सॉल्व करने या हमारा पेपर हमें लेंदी लगने लगता है. So here I am to solve all your problems, and this I have some tips and tricks that are successfully tested in solving comprehensions. So इस tips और tricks को जानने के बाद आपके comprehension solve करने के problems दूर हो जाएंगे और आपको एक comprehension solve करने में 15 minutes, 20 minutes, half an hour and even some cases 1 hour नहीं लगेंगे. You'll be solving this comprehensions or the given comprehensions in just 5 minutes. So कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको अपने दिमाग में लेके चलना है जिससे कि आपके कम्प्रीहेंशंस आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे. एज यू ऑल नो दैट कम्प्रीहेंशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कम्प्रीहेंशंस कैरी अ ग्रेट डील ऑफ क्वेश्चंस, अ ग्रेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज मार्क्स. मतलब आप अगर कोई एक क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स मिल जाते हैं, 2 और 3 और इवन सम केसेस में आपको 1 मार्क्स मिलते हैं. बट अगर आप एक कम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं तो उसके साथ आपके और 6 मतलब एक कम्प्रीहेंशन में आपके इधर 6 to 10 क्वेश्चंस रहते हैं. किसी किसी केसेस में 6 क्वेश्चंस, किसी किसी केसेस में 10 से 10 क्वेश्चन तक तो रहते ही है. 6 to 10 क्वेश्चंस आपको एक कम्प्रीहेंशन सॉल्व करके मिल जाएंगे. सो यू कैन थिंक कि हम एक कम्प्रीहेंशन सॉल्व करके कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि दे कीप दिस कम्प्रीहेंशन थिंग फॉर द लास्ट आवर. मतलब कि वो सोचते हैं कि पहले हम सारा क्वेश्चंस कर ले फिर लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें हम कम्प्रीहेंशन करेंगे. बट दिस इज अ टोटली रॉन्ग थिंग टू डू बिकॉज इन द लास्ट आवर ऑफ एग्जामिनेशन some kind of tension works in our mind that some questions are left out, how to just have good score or are we clearing up the cut off marks with our attempted questions. So इस टाइप के टेंशन हमारे दिमाग में काम करते हैं. So उस टाइम हमारी comprehension सॉल्व करने में हमारे concentrations deviate हो जाते हैं. And for solving comprehension you need only 5 minutes but with concentration. और वो concentration आपको हमेशा फर्स्ट आवर ऑफ एग्जाम्स में मिलेंगे. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट व्हेन यू आर गिविंग एन एग्जामिनेशन एंड उसमें कम्प्रीहेंशंस आए हैं तो ट्राई टू सॉल्व दिस इन द वेरी फर्स्ट आवर ऑफ एग्जामिनेशन. फर्स्ट आवर में आप इसे सॉल्व करिए क्योंकि फर्स्ट आवर में आपके कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो आपको फर्स्ट आवर में हमेशा कम्प्रीहेंशन सॉल्व करना चाहिए. देन कम्स हाउ टू सॉल्व कम्प्रीहेंशन. जब भी आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया रहता है सबसे पहले हेडिंग क्या दिया रहता है? हेडिंग दिया रहता है रीड द कॉम्प्रीहेंशन केयरफुली. क्या दिया रहता है? रीड द कॉम्प्रीहेंशन केयरफुली. और हमें ये नहीं करना है. हमें कॉम्प्रीहेंशन को पूरा एकदम थॉरोली रीड नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं. मतलब कॉम्प्रीहेंशन को अगर हम पढ़ते रहे ना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं. क्या है ना, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है. वो क्या करते हैं, जैसे कि ये एक मतलब अगर एक पैसेज दिया रहता है ना, वो उसको क्या करते हैं पहले एक जस्ट रैंडम रीड कर लेते हैं. रैंडम रीड कर लिया कि ओके फाइन इसमें क्या आइडियाज है वो देख ले, तो वो क्या करते हैं एक रैंडम रीड कर लेते हैं. फिर वो क्या करते हैं क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन वो फिर से उसको एक मतलब एकदम पॉइंट वाइज अच्छे से रीड करते हैं कि चलो सॉल्व करेंगे, मतलब अच्छे से समझ ले क्या है. देन वो उसको सेकेंड टाइम रीड करते हैं एंड देन थर्ड टाइम वो क्वेश्चंस देख के फिर क्वेश्चंस का आंसर उस कम्प्रीहेंशन में मतलब ढूंढते हैं. सो थर्ड टाइम उनका रीड हो रहा है. सो एक ही कम्प्रीहेंशन को वो क्या कर रहे हैं 3 बार पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स टाइम तो लगेगा ही. तो क्या हो जाता है अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. मतलब पहले हमने रैंडम रीड किया, सेकेंडली हमने क्वेश्चंस देखा एंड देन हमने फिर से उसको अच्छे से रीड करना शुरू किया कि अच्छे से समझ ले कि क्या क्या क्वेश्चंस. हमें क्वेश्चन देख के थोड़े टफ लग गए तो हमने क्या किया पूरा अच्छा से रीड करना शुरू किया एंड देन थर्ड टाइम हमने क्वेश्चंस देखकर उसे सॉल्व करने के लिए फिर से हम पॉइंट वाइज उसमें आंसर्स ढूंढने लगे. सो इससे क्या हो जाता है
3 बार रीड हो गया और उससे हमारे कॉम्प्रिहेंशन में इतने ज़्यादा टाइम लग गए. सो वी नीड टू रिड्यूस दैट टाइम टू जस्ट 5 मिनट्स. तो इसके लिए हमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने हैं. सो व्हाट आर दे? तो ये तो हमें नहीं करना है, मतलब बहुत ही थॉरोली एकदम रीड नहीं करना है. तो हमें उसकी जगह क्या करना है? हमें उसकी जगह कुछ नहीं, हमें बस सिंपल चीज करना है दैट यू फर्स्ट सी द क्वेश्चंस, द गिवन क्वेश्चंस. आप पहले देख लीजिए, मतलब जैसे ही आपके एग्जाम्स के वो पेपर मिलते हैं और आपको कॉम्प्रिहेंशन दिखते हैं, यू जस्ट फर्स्ट सी द गिवन क्वेश्चंस. क्वेश्चंस क्या क्या दिए हुए हैं, गिवन क्वेश्चंस जो दिए रहेंगे ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिए रहेंगे. देन यू ट्राई टू फाइंड आउट द keywords or the important words that are given in the questions. For example, जैसे आपको क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है, who was ऋतुराज फादर. Who was ऋतुराज फादर. आपने ये क्वेश्चन देख लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है. तो इसमें आपका कीवर्ड क्या होना चाहिए? ऋतुराज फादर. तो आप जब वो पैसेज पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखिए कि ऋतुराज फादर, जब मतलब आप क्या करें, ऋतुराज फादर देख लिया, ये आपका कीवर्ड हो गया. तो जैसे ही आपने पैसेज मतलब देखना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे करके देखना शुरू करेंगे, पैसेज में आपको ऋतुराज का फादर दिख गया, जस्ट उसको ऐसे गोल कर लीजिए या उसको जस्ट लिख लीजिए, आपको मिल जाएगा. सो जब कीवर्ड्स, तो आपको क्या करना है? तो पहला टिप क्या है कि आपको जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, आप पहले क्वेश्चंस देखिए, जितने गिवन क्वेश्चंस हैं उन सबको देखिए. अब क्या करिए, क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस पढ़ा आपने, उसका कीवर्ड देख लिया, कीवर्ड को लिख लिया अपने पास या कीवर्ड को अपने दिमाग में रख लिया. फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, उसका कीवर्ड अपने दिमाग में रख लिया. ऐसे करके आप अपने जितने भी गिवन क्वेश्चंस हैं सबका आप कीवर्ड्स अपने दिमाग में रख लीजिए. एंड देन आप क्या करिए, उन कीवर्ड्स, जब आप मतलब वो कीवर्ड्स देखिए ऋतुराज फादर, तो आप जैसे ही पैसेज को देखेंगे ना, वो कीवर्ड्स अगर आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहेगा, आप उस पैसेज में वो कीवर्ड्स आपको स्ट्राइक कर जाएगा. तो जैसे कीवर्ड स्ट्राइक करेगा, आपको जैसे ही वो कीवर्ड दिखेगा ना, आपको उसका आंसर वहीं आसपास दिखेगा. ठीक है. तो सेकंड क्या हो गया, गिवन क्वेश्चंस देखना. थर्ड हो गया कीवर्ड्स देखना. सो फोर्थ क्या हो गया, फोर्थ आपका हो गया, आपने देख लिया कीवर्ड्स. अब फोर्थ में आपका क्या आ जाता है, फोर्थ में ऐसे बहुत लोग क्या होते हैं ना, बार बार उसको रीड कर रहे हैं. तो क्वेश्चंस मिला, क्वेश्चंस का कीवर्ड्स को नोट किया, फिर पूरा रीड किया, ऐसे नहीं करना है. सो हमने देख लिया, कीवर्ड्स मिल गया, तो हमने उसका कीवर्ड्स मतलब जब हमने पैसेज में देखा, हमें कीवर्ड्स मिल गया, हमने स्ट्राइक कर लिया. अब एक और क्वेश्चंस का हमने जो स्ट्रैटेजी देखा है, मतलब बेसिकली जो फॉलो होता है वो ये है कि मतलब आप जब सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जो क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिकली जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस या फर्स्ट 3 क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो नॉर्मली आपके फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा या थर्ड पैरा से रहते हैं, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेकंड पैरा में से रहते हैं. मतलब जो पहले 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो पहले के 1-2 पैरा से रहते हैं. फर्स्ट के 1-2 पैरा से आपके पहले के क्वेश्चंस रहते हैं. सो लास्ट के क्वेश्चंस रहते हैं, वो लास्ट के 1-2 पैरा से रहते हैं. सो इस टाइप का पैटर्न बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको पहला क्वेश्चन पहले पैरा या दूसरे पैरा में मिल जाएगा. दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट ये देखा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे होते हैं कि मतलब जो क्वेश्चंस है ना, जो सीरियल वाइज क्वेश्चंस, वो आपको सीरियल वाइज नहीं तो उसके आसपास पैरा में आपको मिल जाते हैं. ओके, सो लुकिंग फॉर द आंसर्स इन द, मैं ये टिप्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब दिस हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ऐसे होते हैं. सो इसे भी आप दिमाग में रखिएगा जब आप सॉल्व कर रहे हैं कि मतलब ट्राई टू फाइंड कि मतलब जो कीवर्ड्स है ना, आपके जो क्वेश्चंस के कीवर्ड्स, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट कीवर्ड या फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपको कीवर्ड मिला, उसको देखिएगा कि आपको मोस्टली ना, मैं नहीं कह रही कि हर समय, बट मोस्टली क्या होता है वो आपको फर्स्ट या सेकंड पैरा में मिल जाएगा, या लास्ट के क्वेश्चंस का जो कीवर्ड्स है वो आपको लास्ट के पैरा में मिल जाएंगे. सो ट्राई करिए इस टिप्स को फॉलो करने का. ये आपको आई डोंट थिंक कहीं बोला जाएगा कि नहीं, बट ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है और ये दिस हैड वर्क फॉर मी. सो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ये काम आएगा. नेक्स्ट हो गया ऑपोजिट या मतलब एंटोनिम या सिनोनिम आपके पूछे जाते हैं. तो क्या हो जाता है ना, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें तो इसका मतलब नहीं पता, हमें इसका ऑपोजिट नहीं पता, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस टाइप के मतलब बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज आ जाते हैं. तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, बहुत समय क्या होता है ना, मतलब कैंडिडेट्स को टेंशन में डालने के लिए ये ऑपोजिट्स वर्ड या सिनोनिम्स क्या करते हैं, वेरी फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन में ही दे देते हैं, सो दैट कैंडिडेट्स घबरा जाए कि यार ये कॉम्प्रिहेंशन तो डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि पहले में सिनोनिम एंटोनिम दे दिया है,
ये कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट होने वाला है। मतलब ऐसा मेंटेलिटी मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स का देखा है। वो कहते हैं मैम हमने देखा पहले में सिनोनिम, पहले में एंटोनिम था, हम समझ गए कि ये कॉम्प्रिहेंशन तो डिफिकल्ट होने वाला है, बट दिस इज नॉट द केस। ये समटाइम्स जो लोग वो क्रिकेट में होता है ना गुगली बॉल, तो उस टाइप का, या स्पिन बॉल, उस टाइप का वो लोग ये फॉलो करते हैं एग्जामिनर, सो दैट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और उनके दिमाग में एक टेंशन काम कर जाए कि ये कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट होने वाला है। तो वो क्या हो जाएगा ना, वो टेंशन में उस टाइप का कंसंट्रेशन नहीं ला पाएंगे। सो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। अगर ये ऑपोजिट या सिनोनिम क्वेश्चन, मैक्सिमम एक कॉम्प्रिहेंशन से एक या दो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसे ना आप सबसे लास्ट में करिए। ओके, उस वो भले ही आपके फर्स्ट में दिया हो, उसे सबसे मतलब कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व होने के लास्ट में सॉल्व करिए। मतलब कॉम्प्रिहेंशन में अगर टोटल 10 क्वेश्चन है, उसमें से अगर 2 क्वेश्चन ऑपोजिट वर्ड्स या सिनोनिम वर्ड में है, तो उसे आप ट्राई करिए कि मतलब उन 8 क्वेश्चन करने के बाद बाकी 2 क्वेश्चन उन 8 क्वेश्चन के बाद करें। अब ये क्यों करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये इसलिए करना है क्योंकि ऑपोजिट वर्ड और सिनोनिम वर्ड को अगर आप मतलब खोजने जाए कि जैसे ऑपोजिट वर्ड और सिनोनिम वर्ड का आपको मतलब ना अगर नहीं भी आता है तो भी ना वो पैसेज में अगर आप उस वर्ड को पढ़िएगा ना उस पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ, तो जनरली आपको मतलब समझ में आ जाता है। मतलब एक सेंटेंस में दिया हुआ है उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब, तो वर्ड दिया हुआ है पर्टिकुलर वर्ड, उसके साथ एक सेंटेंस लिखा रहता है, तो वो सेंटेंस को पढ़ के ना यूजुअली उस वर्ड का मतलब समझ में आ जाता है, या उसका ऑपोजिट क्या होगा वो समझ में आ जाता है। लेकिन अब मान लीजिए आपको दिया गया है एक पर्टिकुलर वर्ड, तो आपको उसके लिए तो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, यू नीड टू रीड द होल पैसेज, बट दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप पूरा पैसेज में वो सेंटेंस खोलने चले गए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। एंड हियर वी हैव टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन इन जस्ट 5 मिनट्स। सो हमें क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन है कीवर्ड्स रिलेटेड उसे सॉल्व करने हैं। मतलब पहले ऑपोजिट सिनोनिम को, ऑपोजिट या सिनोनिम या एंटोनिम या सिनोनिम को साइड रखिए एंड बाकी जो क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व करिए, ठीक है। लेकिन ऑपोजिट वर्ड या सिनोनिम वर्ड जो आपको दिया हुआ है उसे आप अपने दिमाग में रखिए कि हाँ ये वर्ड था, ये वर्ड है, हमें इसे भी देखना है, बट सिर्फ स्पेसिफिकली उसको नहीं देखना है। आप अपना कीवर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके साथ साथ ना ये ऑपोजिट और सिनोनिम वर्ड को भी अपने दिमाग में रखिए। तो क्या होगा, जब आप अपने कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, then along with that you will find the sentences that are containing these words, because while solving those questions containing the keywords you are going through the passage, and in the passage you will be finding this opposite or synonym word, because these words are given from important lines। मतलब मोस्ट ऑफ द 99.99 केसेस में इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो रहता है उसमें से ऑपोजिट और सिनोनिम वर्ड दिए रहते हैं। सो ट्राई टू जस्ट solve those questions related to keywords, and while solving those questions keep in mind those synonym and antonym words, and that you will find in the given passage। तो आपको उसके लिए अलग से पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही, कीवर्ड्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही आपको इसके भी आंसर मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपके ऑपोजिट और सिनोनिम वाले, आपके कीवर्ड सॉल्व हो गए, ऑपोजिट सिनोनिम सॉल्व हो गए। किसी किसी केसेस में आपको बोल देता है कि मतलब इस पर्टिकुलर पैसेज का मतलब बताइए, इस पर्टिकुलर पैसेज का मीनिंग बताइए, तो वो कैसे फाइंड करना है, मतलब ये पर्टिकुलर पैसेज क्या कन्वे करना चाहता है, या व्हाट मैसेज डिड यू गेट फ्रॉम दिस कॉम्प्रिहेंशन, फ्रॉम द गिवन कॉम्प्रिहेंशन, तो उसे कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए भी अब आप क्या करिएगा, पूरा उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िएगा, उसका मतलब एनालाइज करिएगा, ऐसे करने से तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो हमें क्या करना है, वही कीवर्ड्स वाला रूल देखना है, हमें वो कीवर्ड्स फॉर, मतलब एक क्वेश्चन ऑफ कोर्स ऐसा रहेगा ना जिसमें मीनिंग या पूछेगा, सब तो नहीं पूछेगा। तो एक क्वेश्चन में पूछेगा कि मैं इस कंप्रिहेंशन का मैसेज क्या है, या व्हाट इज द मीनिंग कन्वेड बाय द पैसेज, व्हाट इज द मॉरल्स और व्हाट इज द मैसेज गिवन बाय द पैसेज। सो देयर विल बी वन क्वेश्चन और मैक्सिमम ऐसे 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू सच टाइप्स, बट द अदर क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू कीवर्ड्स। सो ट्राई टू सॉल्व द कीवर्ड्स। जब आप कीवर्ड सॉल्व कर रहे हैं तब आप एक ना मतलब इंपॉर्टेंट लाइन्स या इंपॉर्टेंट पैसेज में तो आपके मतलब नजर जा ही रहे, तो आपको ना वो कीवर्ड सॉल्व करते करते उस पैसेज का मतलब समझ में आ जाएगा। और जब आपको कीवर्ड सॉल्व करते करते पैसेज का मतलब समझ में आ गया, पैसेज का मैसेज समझ में आ गया, तो फिर आपको अलग से इसके लिए पढ़ने का क्या जरूरत है, अलग से इसके लिए हमें पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, बस उस कीवर्ड्स को सॉल्व करिए, आपको मीनिंग मिल जाएगा। वन मोर थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, दैट हमें हमारा प्रायर नॉलेज इसमें नहीं लगाना है। ओके, मैं आपको लिख देती हूँ, डोंट यूज प्रायर नॉलेज।
मतलब हमारा जो प्रायर नॉलेज हमें पता है, जो फैक्चुअल नॉलेज हमें पता है वो हमें नहीं यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है? अब फैक्चुअल चीज तो हम यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज करना है? ये इसलिए नहीं यूज करना है क्योंकि पैसेज में कोई जरूरी नहीं है कि आपको फैक्चुअल बातें ही बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पोल्यूशन के बारे में कुछ एक चीज पता है कि ये एक पर्टिकुलर चीज से पोल्यूशन होता है, सो आपको पैसेज में पूछ दिया गया कि पोल्यूशन का मेन कॉज क्या है, बट वहां पे ऑप्शन दे दिया और आपको जो पता है कि आप मतलब आपके हिसाब से जो हो सकता है, आपको पता है पहले से प्रायर नॉलेज से कि ये होना चाहिए, आपने उसको टिक कर दिया, बट वो गलत हो सकता है क्योंकि पैसेज में मे बी वो आंसर को मेन नहीं कहा गया होगा। पैसेज में मान लीजिए आपने कहा CO2 मेन फैक्टर हो गया आपके मतलब इसके पोल्यूशन के लिए, लेकिन आपने पैसेज में देखा वहां पे जाके लिख दिया N2 है मेन, तो आप क्या करेंगे, वो N2 राइट हो जाएगा। सो डोंट यूज योर प्रायर नॉलेज। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, इस टाइप के बहुत सारी चीजें आ सकती है, बहुत सारे पैसेजेस ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे हमारा प्रायर नॉलेज रहता है, बट हमें उस प्रायर नॉलेज को यहाँ पे मतलब यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। हमें यहाँ पे पैसेज के आइडिया और पैसेज के मैसेज के थ्रू ही जाना है, हमें अपना प्रायर नॉलेज नहीं लगाना है। ओके, डोंट यूज योर प्रायर नॉलेज। देन 7 हमारा हो गया कीवर्ड्स हो गया, ऑपोजिट सिनोनिम हो गया, मीनिंग हो गया, डोंट यूज प्रायर नॉलेज। अब 7th क्या आ सकता है? 7th आ सकता है, ये सब तो हमने मेन सॉल्व कर लिया। अब 7th आएगा ना, जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको मतलब ये ट्रिक डिफिकल्ट लग सकता है, दे मे फाइंड दिस गिवन ट्रिक्स और आई वुड से दिस गिवन ट्रिक्स एज डिफिकल्ट, मतलब उनको ये चीज नहीं पसंद आया, उनको वो पैसेज पढ़ना ही मतलब लगता है कि नहीं, जब तक पैसेज नहीं पढ़ेंगे ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि नहीं हम सही नहीं कर रहे हैं, हम आंसर कर भी गए ना तो भी बहुत लोगों को लगेगा यार गलत भी हो सकता है, मतलब हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। तो उन लोगों के लिए मेरे पास भी ट्रिक है। अगर आपको ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब सेटिस्फाइंग नहीं लगते हैं या आपको लगते हैं कि एग्जाम में आपने टिक तो कर दिया, उसके बाद ना फिर जब लास्ट आवर आ जाता है आपको लगता है क्या पता हमने जो किया है वो टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाया है, क्या पता उससे सॉल्व जो हुआ है हमारा वो सही है कि नहीं, तो चलो फिर से हम रीड कर लेते हैं। तो प्लीज डोंट डू दैट। अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स डिफिकल्ट लग रहे हैं या एप्लीकेबल नहीं लग रहे हैं, सेटिस्फाइंग नहीं लग रहे हैं, don't force yourself to follow these tips and tricks. For you, I have different kinds of tips and tricks that are, we'll discuss this. आप लोगों के लिए भी हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आए हैं जिससे आपके टाइम थोड़े कम लगे। मतलब ऐसे क्या हो जाता है आपके 15-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा पैसेज पढ़ने में ही चले जाते हैं, तो आपके लिए हम क्या करेंगे, पैसेज पढ़ा आपने, फिर क्वेश्चंस देखा, फिर सॉल्व करने गए, फिर पढ़ा, तो 2-3 बार आपका पैसेज पढ़ना हो जाता है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि अगर आपको ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स डिफिकल्ट लगते हैं देन ट्राई टू डू वन थिंग। आपने फर्स्ट आवर ये वाला तो चीज आपको मानना ही पड़ेगा, फर्स्ट आवर में सॉल्व करिए, कंसंट्रेशन लेवल हाईएस्ट रहता है फर्स्ट आवर ऑफ एग्जाम में, इसको तो मान लीजिए। सेकंड, अगर आपको वो सब ट्रिक्स नहीं अच्छे लग रहे तो आपके लिए दूसरे ट्रिक्स हम लाते हैं। दूसरा ट्रिक्स ये हो जाता है कि रीड द पैसेज, ठीक है, रीड द पैसेज। आप थॉरो रीडिंग कर लीजिए, केयरफुल रीडिंग कर लीजिए या रैंडम रीडिंग कर लीजिए, जो आपको पसंद है उस टाइप का रीडिंग करिए, लेकिन क्या करिए हर एक पैसेज, जैसे कि समझ लीजिए एक कंप्रीहेंशन में आपको 1 2 3 4 ऐसे करके मतलब पैरा डिवाइडेड किया हुआ है। ओके, 1 2 3 4 पैरास डिवाइडेड किया हुआ है। तो आप क्या करिए, देखिए अगर आप पूरा पैसेज बार बार पढ़ते हैं ना तो आपका वो दिमाग से निकल जाता है कि फर्स्ट पैरा में क्या आइडिया था, क्या क्या मैसेज कन्वे हुआ था, या सेकंड पैरा में क्या मैसेज कन्वे हुआ था। वी टेंड टू फॉरगेट दिस थिंग, दिस इज ऑब्वियस, बट हमें क्या करना है तब, तो आप क्या करिए, जब आप फर्स्ट पैरा पढ़े एक काम करिए, उसके ही साइड में ऐसे करके फर्स्ट पैरा के साइड में आप क्या करिए, मेन आइडिया लिख लीजिए। इसका मेन आइडिया क्या होगा, ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर पैसेज या इस पर्टिकुलर पैरा से क्या मेन आइडिया या मैसेज दिया जा रहा है, ये आपने कर लिया। फिर सेकेंड पैरा को पढ़िए, उसमें से भी क्या मेन आइडिया हो रहा है वो भी लिख लीजिए। थर्ड पैरा क्या मेन आइडिया हो रहा है, इस तरह से अगर आपने चारों पैरा में क्या क्या मेन आइडिया कन्वे हुआ है तो वो अगर आपने लिख लिया ना, तो जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस देख के आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। rather than just reading the passages or the comprehensions thrice or twice, read this once but carefully। आप एक ही बार पढ़िए लेकिन पढ़ते हुए लिखते चलिए।
फर्स्ट पैरा पढ़ा, उसका मेन आइडिया लिख लीजिए, सेकंड पैरा आपने पढ़ा, उसका मेन आइडिया लिख लीजिए, ऐसे करके उसका मेन आइडियाज या मेन पॉइंट्स लिख लीजिए। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर दोबारा आपको पैसेज में ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से उस आइडियाज के बेसिस में सॉल्व कर लेंगे। सो ये रहा आपका ट्रिक्स एंड टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगी। आई थिंक दैट दिस टिप्स एंड ट्रिक्स वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि ये पर्सनली मैंने भी टेस्ट किया है, सक्सेसफुल रहा है, एंड हमारे कैंडिडेट्स भी इन सब ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स और क्वेरीज रह गया इस सारे टिप्स या ट्रिक्स से, और इफ यू वांट एनी ऑफ द काइंड ऑफ अदर हेल्प दैट यू नीड फ्रॉम अस, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू रीच टू ऑल ऑफ यू। ऐसे बहुत सारे हम टिप्स एंड ट्रिक्स दूसरे वीडियोस में भी लेके आएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, प्लीज आप हमें कमेंट करिए सो दैट वी कम टू नो योर प्रॉब्लम एंड वी ट्राई टू सॉल्व इट, बिकॉज आवर ओनली मोटो is providing you all the help that you need. So thank you, take care.